एक और क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। इसका कंसेप्ट है वो थोड़ा इंडक्शन जो होता है कंडक्टर्स में उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, एक न्यूट्रल बच्चों मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। तो न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, उसको एक कंडक्टिंग शीट है उसके पास रख दिया, और कंडक्टिंग शीट है बच्चों, उसका चार्ज जो आपको दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि ये स्फीयर है वो कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है, ठीक है, और मेटालिक स्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, इट इज प्लेस्ड नियर टू ए कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर फोर्स बताना है, ठीक है। हालांकि बच्चों ये न्यूट्रल है, तो फर्स्ट आप जल्दबाजी में आंसर जल्दबाजी में गलत कर देते हो, आप बोलते हो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो क्यों फोर्स लगेगा, ओके। बच्चों एक कंसेप्ट होता है कि कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। क्या एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर सकती है। देखते हैं बच्चों कैसे होता है। ये पॉजिटिवली प्लेट है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये क्या करेगी, मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर, मेटल या जो कंडक्टर होता है बच्चों, मेटल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंडक्टर के अंदर इधर उधर घूम सकते हैं बिना कोई रोक टोक के, ठीक है। आई कैन सिंपली से दे आर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर बाउंड्रीज। क्लियर है बात। तो बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुल कर लेगी, इसको बोलते हैं इंड्यूस हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दूसरे ऑपोजिट एंड पे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया बच्चों, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ने इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों पुल कर लिया। पुल कर लिया तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जमा होने स्टार्ट हो गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। ये बच्चों इसको बोलते हैं हम इंडक्शन। ये क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। इसको मैंने नाम दिया बच्चों माइनस क्यू इंड्यूस है, तो बच्चों डेफिनेटली ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, प्लस क्यू इंड्यूस होगा, क्योंकि ओवरऑल तो बच्चों ये कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, बस इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव चार्ज ने बुला लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है। ध्यान देना, ये प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो कंडक्टर है पॉजिटिव चार्ज, ये इस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज को क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है। इसमें अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि इसका इसके साथ अट्रैक्शन, इसका इसके साथ रिपल्सन के कंपैरिजन में डोमिनेटिंग है। कौन, इसका अट्रैक्शन है वो डोमिनेटिंग है, किसके कंपैरिजन बच्चों, इसके और इसके रिपल्सन में। क्यों, क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो बच्चों डोमिनेटिंग है। कोई चीज जैसे आपको कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में मालूम है, पास डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ज्यादा लगते हैं, तो इसीलिए इसका इसके ऊपर अट्रैक्शन है वो बच्चों डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इसका इंड्यूस चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स है। सो दैट्स व्हाई नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ पा रहे हो बच्चों। तो अभी हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसीलिए एक स्टेटमेंट और भी लिखवाया जाता है कि रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। एक स्टेटमेंट और लिखवाया जाता है, रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स में रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या है बच्चों, चार्ज्ड होना जरूरी है। क्या, रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट में रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रूली, हम सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों बच्चों क्या होगी, चार्ज्ड होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन हो सकता है जैसा कि यहां पे हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकती है, एक क्या हो सकती है बच्चों, अनचार्ज या न्यूट्रल हो सकती है कि नहीं। लेकिन कभी भी आपको यह बोले कि दो ऑब्जेक्ट में रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों के ऊपर चार्ज होगा, पहली बात, और दोनों पे सेम नेचर का चार्ज होगा, ये दूसरी बात है सिंपल सी, कि सेम नेचर ही बच्चों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर है बात। इसके साथ साथ बच्चों ये क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग represent the current graph of electric field intensity with the distance from the center of hollow charged metal sphere
और ए सॉलिड कंडक्टिंग मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ थे मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं। ऐसे एक क्वेश्चन लिया है आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ फिर से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर ये 21 है, ठीक है। आपको बच्चों मेटल स्फीयर दिया है या फिर कंडक्टिंग मेटल स्फीयर दिया है, ठीक है, या फिर स्पेरिकल सेल दी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? होलो चार्ज स्पेरिकल सेल। तो कुल मिला के बात अगर बच्चों ये है कि सरफेस पे अगर चार्ज रहे, सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज किस पे रहता है, तो या तो एक स्पेरिकल सेल है उसको चार्ज दे दो तो वो यूनिफॉर्म रहता है सरफेस के ऊपर, या बच्चों क्या कर दो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसको भी चार्ज दे दोगे। तो कंडक्टर की खास बात होती है बच्चों, चार्ज कहां जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज नहीं रहता। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो पूरा चार्ज बच्चों सरफेस पे आ गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट अंदर वाले कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होता है, और आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है बच्चों k/r², वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो r अगर सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k/r²। कितना बच्चों? आउटर पॉइंट पे रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का k/r²। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों, अंदर वाले कोई भी पॉइंट पे r=r तक अंदर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। देखो मैंने यहां 0 बनाया है। y एक्सिस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, x एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। जैसे ही सरफेस पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² होगा मैक्सिमम। कितना बच्चों? k/R²। हाँ कि ना? आउटर पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर पॉइंट की ये डिस्टेंस अगर मेरे को मालूम है, आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। सो ये ग्राफ ऐसे वेरी करेगा। सो ये क्वेश्चन हमने जो फॉर्मुलाज डिस्कशन किए थे उन्हीं से मैंने उठा के एक क्वेश्चन लिया है। कुछ और जनरल क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है ताकि हम तीनों जो 2-3 केस बनते हैं उनकी बात कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको ये बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो सारे केस की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अगर एक चार्ज है बच्चों रेस्ट में है, अगर एक चार्ज है और वो क्या है, रेस्ट में है, तो चार्ज रेस्ट में है तो बच्चों वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k/r² होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होती है उसकी डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं। उसके बाद ये तो था रेस्ट की बात बच्चों। अब चार्ज की बात करें, अगर कोई चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बच्चों वो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। k/r², r डिस्टेंस के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्यू चार्ज v स्पीड से जा रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखने का फॉर्मूला बायट-श्वार्ट लॉ से जस्ट पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद एक और बात होती है बच्चों, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। बच्चों अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो बच्चों वो जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक और चीज होगी जिसको हम ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। सो तीसरे केस में अगर चार्ज बच्चों एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 केस थे जिनके बारे में हमें एक साथ बात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 22, एन अनचार्ज्ड कंडक्टर A is brought close to the another positively charged conductor B. An uncharged conductor A is brought close to the another charged conductor, positively charged conductor B. Then charge on B. तो बच्चों इस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ है कि मान लो एक स्फीयर है जो कि B है, और बच्चों इसके ऊपर चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के आपको हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कंडक्टर ले गए ए जो कि न्यूट्रल था, अनचार्ज था, उसको इसके पास ले गए बच्चों, ठीक है।
इसके पास ले जाओगे तो बी के ऊपर चार्ज की बात कर रहा है। पहली बात तो बच्चों ए के पास ना तो कुछ चार्ज था, ये क्या था, न्यूट्रल कंडक्टर था। क्या था बच्चों, न्यूट्रल कंडक्टर ए था। इसको पास ले गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो बच्चों पास ले जाने से कंडक्शन नहीं हो सकता। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, टच कराने को कंडक्शन बोलते हैं। टच कराओगे तो एक से दूसरे पे चार्ज फ्लो हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। यहां पे इसको इसके पास ले जाओगे तो हम बोलेंगे ये है पॉजिटिवली चार्ज। इसको कौन, ये किस चीज को अट्रैक्ट करता है, ये करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और ये है कंडक्टर भाई, ये कौन है, न्यूट्रल कंडक्टर है। तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को पास बुलाएगा तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों माइनस क्यू इंड्यूस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को पास बुलाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको मैं बच्चों क्या बोलूंगा, प्लस क्यू इंड्यूस। तो ये कहानी पूरी इंडक्शन की है, क्योंकि टच नहीं कराया, पास ले गए, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। समझ पा रहे हो बच्चों। तो अब ध्यान देना, इसका चार्ज पे पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों बच्चों, टच तो कराया नहीं, तो नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चार्ज तो बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसका, बी का। बी का जितना चार्ज पहले था, मान लो कैपिटल क्यू था, अभी भी कितना रहेगा बच्चों, वही रहेगा। ठीक है। अब ध्यान देना, बी का खुद के चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल था ही। बी के पोटेंशियल की बच्चों बात कर रहा हूं, तो बी का पोटेंशियल की बात करूं बच्चों, तो बी का खुद की चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल था ही। ठीक है। तो मान लो ये जो B है उसका खुद का पोटेंशियल तो V था ही। अब और पोटेंशियल भी आ गया, किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से भी यहां पे B के ऊपर पोटेंशियल होगा। एज वेल एज जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है बच्चों, उसका भी इस B के ऊपर पोटेंशियल होगा। तो दो पोटेंशियल और आएंगे इसमें, एक तो नेगेटिव कुछ पोटेंशियल आएगा जो नेगेटिव चार्ज का है, और एक कुछ बच्चों पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। तो ये मैंने बी का नेट पोटेंशियल लिखा बच्चों। क्या लिखा, बी का नेट पोटेंशियल। मान लो पहले पोटेंशियल था वी, अब एक्स्ट्रा पोटेंशियल आया इस इंड्यूस चार्ज का यहां पे, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल। और इस पॉजिटिव चार्ज का भी यहां कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल भी बी के ऊपर आया है। तो बी का पोटेंशियल की बात करते हैं। पहले वी था, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोटेंशियल की टर्म्स और आई है। और उसमें मैं ये बोल रहा हूं, ये नेगेटिव वाली टर्म है वो डोमिनेटिंग है। क्यों बच्चों, नेगेटिव चार्ज सिंपल सी बात है, पास में है, पास में है तो उसका पोटेंशियल की टर्म है वो डोमिनेट करेगी, हाँ कि ना। तो ये टर्म डोमिनेट करेगी, तो मैं ये बोलूं बच्चों ये नेगेटिव है वो मान लो -10 है, और ये पॉजिटिव जो है वो है +8। तो ओवरऑल नेट पोटेंशियल बच्चों 2 से डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं क्या ये बोल दूं, बी का पोटेंशियल है वो ओवरऑल से थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, हाँ कि ना। तो बच्चों ये सिंपल सा फंडा था कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले गए, न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले गए, तो चार्ज ऑब्जेक्ट का बच्चों चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल है वो समवट डिक्रीज कर जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। एक क्वेश्चन लिया है बच्चों इंपॉर्टेंट सा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपके सामने, आपके लिए रिफ्रेश हो जाएगी वो प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो अगर, तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वो। अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से निकलेगी और कहां टर्मिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, क्लियर है बात। और क्या खास बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो अगर कंडक्टर पे है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कभी भी नहीं करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। साथ में क्या टर्म जुड़ी है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ लो, चाहे फील्ड लाइन से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, 0 होगा। और क्या खास बात, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों टर्मिनेट भी परपेंडिकुलरली करेगी, और अगर उससे एमर्ज होगी वो भी क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या कि कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी थीटा एंगल है वो अदर देन 90 नहीं बनाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो रही है तो भी बच्चों 90 डिग्री पे टर्मिनेट होगी, और अगर निकल रही है तो भी 90 डिग्री पे निकलेगी। ठीक है, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की मैंने दो प्रॉपर्टी अभी बोली बच्चों, क्या कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलती है, परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, इन्हीं के ऊपर
बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएगी तो हमें ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम क्या बताते हैं बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर है बात। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन में आपको बोला है कि जैसे कैपेसिटर की प्लेट होती है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट है, ठीक है, अब उसके अंदर एक अनचार्ज स्फीयर रख दिया है और आपको बोला है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नेचर बनाओ, कैसी होगी, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है। आपको बोला है कि जैसे कैपेसिटर की प्लेट है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। क्लियर है बात। तो आपको बोला कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। हमें पता है पॉजिटिव से बच्चों निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अब बीच में डाल दिया हमने कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर, बीच में एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डाल दिया है, समझ पा रहे हो। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व होगी, क्या अंदर में नहीं घुसेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर टर्मिनेट होगी। पहला ऑप्शन बच्चों इसलिए गलत है, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि फील्ड लाइन है वो देखो एकदम सीधी सीधी बना रखी है। तो मेरे को बताओ क्या एंगल, ये 90 दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो ये देखो ये थीटा जो है वो 90 नहीं है, तो पहला ऑप्शन बच्चों इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में बच्चों क्या कर रखा है, दूसरा ऑप्शन को मैं यही बता रहा हूं, दूसरे ऑप्शन में एक गलती ये कर रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अंदर बना रखी है कंडक्टर के। मैंने अभी बोला अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों, कंडक्टर के अंदर कभी भी नहीं घुसेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ रहे हो बात। तो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो गया, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन घुसा रखी है, ठीक है। अब बच्चों फोर्थ क्यों गलत है, फोर्थ की बात, फोर्थ का डायग्राम बच्चों मैं यहां बना रहा हूं। फोर्थ में इसलिए गलत है क्योंकि कंडक्टर पे फील्ड लाइन है वो ऐसे बना रखी है। तो इसमें फील्ड लाइन देखो बच्चों, ये वाला एंगल ध्यान देना, ये वाला एंगल, ये एंगल तो हमने बात की थी कि 90 होना चाहिए, तो ये तो ग्रेटर देन 90 दिख रहा होगा आपको, समझ पा रहे हो। तो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अंदर में फील्ड लाइन नहीं घुसनी चाहिए, परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होनी चाहिए, समझ पा रहे हो बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन में देखो सब कुछ फुलफिल हो रहा है कि फील्ड लाइन है वो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, परपेंडिकुलर ही बाहर निकल रही है, हाँ कि ना। तो ये फील्ड लाइन बच्चों देखना थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। अब ये एंगल बच्चों मैंने 90 लिया है, ये एंगल क्या लिया है बच्चों 90, हाँ कि ना। तो बच्चों ये फील्ड लाइन इस टाइप से बनेगी। क्लियर है बात। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये टिप्स पे रहना चाहिए बच्चों आपको, गलत क्यों गलत है वो समझ में आना चाहिए, उससे प्रॉपर्टीज भी आपकी रिवाइज हो जाएगी और आपको सारे ऑप्शंस क्लियर भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 25th पे चलते हैं बच्चों। आपको ये बोला है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 25 का बच्चों डायग्राम बना रहा हूं, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ये कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोज सरफेस बनाइए बच्चों, इमेजिनरी इस टाइप से डॉटेड सरफेस है, इसको बोल रहा हूं मैं, ये सरफेस दी हुई आपको क्लोज सरफेस है। क्लियर है बात। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल दिया हुआ इनिशियली, ये इनिशियली क्या, ये न्यूट्रल स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ चार्ज नहीं दिया, ये न्यूट्रल है। क्लियर है बात। अब मेरे को बताओ ये एनक्लोज सरफेस है, उसके थ्रू फ्लक्स बता दो क्या होता है। तो बच्चों फ्लक्स होता क्या है, कोई भी एनक्लोज सरफेस से बात करें तो गॉस लॉ ये बोलता है कि फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी ए, गॉस लॉ आप सब जानते हो, ई डॉट डी ए से बच्चों फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है, वो क्या होता है सिग्मा ऑफ क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी एनक्लोज सरफेस, ये एनक्लोज सरफेस का साइन है बच्चों, ई डॉट डी ए करें, ई डॉट डी ए हमें क्या बताता है बच्चों, फ्लक्स बताता है फाई। तो ये गॉस लॉ आपको सबको टिप्स पे होगा, गॉस लॉ ई डॉट डी ए से कैलकुलेशन करवाता है फ्लक्स की। और अगर पूरी एनक्लोज सरफेस है, जैसे मैंने डॉटेड वाली क्लोज सरफेस बना रखी है, तो उसके थ्रू फ्लक्स है वो उसके अंदर चार्ज पे डिपेंड करता है, कितना होगा, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको मालूम होगी अच्छे से कि अगर ये एनक्लोज सरफेस है, जैसे आपका रूम है, अगर कंप्लीटली एनक्लोज है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी रूम की दीवारों के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा, अगर कंप्लीटली एनक्लोज रूम है आपका, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। क्यू का को साइन के साथ पुट करना है बच्चों, ठीक है। यहां पे फिलहाल ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके थ्रू फ्लक्स है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, ये क्या है, न्यूट्रल है इनिशियली। अब क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि नाउ एक क्यू चार्ज, एक क्यू पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। यहां पे एक चार्ज रख दिया बच्चों जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यू चार्ज को मैं यहां ले आऊंगा, तो ध्यान देना बच्चों, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, आपको पता है यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं माइनस क्यू इंड्यूस आ गया, हाँ कि ना। ध्यान देना,
जैसे ही यहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पे नेगेटिव चार्ज को पास बुला लेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हो बात? यहां पे बच्चों जितना इंड्यूस चार्ज आएगा, तो हमने सीखा था कि यहां पे बच्चों उतना ही क्या आ जाएगा, प्लस क्यू इंड्यूस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर था, इसके पास जितना माइनस क्यू इंड्यूस इधर आया उतना ही प्लस क्यू इंड्यूस इधर आएगा। हाँ कि ना? अब मेरे को बताओ इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होना चाहिए? तो मैं बोल दूंगा उसके क्लोज एनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो बच्चों फ्लक्स क्या होना चाहिए? इस फॉर्मूला से बता सकते हो फ्लक्स क्या होना चाहिए। हम बोलेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। पहले इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं था बच्चों, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या था? पहले जीरो था। अभी क्या था? अभी भी चार्ज नेट तो इस पे जीरो ही है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है। लेकिन ये एनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस क्यू इंड्यूस आ गया है, इसलिए ये फ्लक्स बच्चों क्या बन गया है? पॉजिटिव बन गया है। तो ये एक इंडक्शन और गॉस लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन था बच्चों। इंडक्शन से कैसे चार्ज इंड्यूस होता है और गॉस लॉ से हम कैसे फ्लक्स बताते हैं।